नोट्स तो मैंने शेयर कर दिया है, तनवीर सर आपको भेज हाँ दिया मैंने है। भेज दिया सर, भेज दिया बच्चों को, देख लेंगे। हाँ, तो एक बार आप लोग नोट्स पढ़ना, और जो भी हमने 2 क्लासेस में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी देखी है, इकोनॉमिक सर्वे, तो ओवरऑल जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे कवर हो रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सर्वे का ही दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ थ्योरी भी अगर उससे रिलेट करती है तो मैंने वहाँ पे जोड़ दिया है ना। जैसे इंटरेस्ट पैरिटी थ्योरी था, जैसे डॉलर मिल्क से थ्योरी था, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने वहाँ पे लिख दिया है। हिस्टोरिसिस क्राइसिस लिखा है मैंने, ऐसी कई सारी चीजें जो है मैंने वहाँ पे जोड़ दी है ना। तो वो आप लोग एक बार नोट्स पढ़ लेना, और अगर नोट समझ में नहीं आ रहा है तो वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतने लेवल तक मैं कर सकता हूँ आपकी हेल्प। अब क्या है कि हमने इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे हमारा क्या बताता है कि बेसिकली हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है ओवर द पास्ट ईयर कैसे ग्रो किया, और जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या वरीज हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर में क्या क्या वरीज है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा है एग्रीकल्चर के बारे में कि हमारा पहला वरीज जो है, जैसे पल्सेज और ऑयल सीड है ना। ऑयल सीड का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम है, 1 के आसपास है, ठीक है। ऐसी पल्सेज है हमारा, तो पल्सेज का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम ग्रो भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कंजप्शन भी उसका बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा इंपोर्ट करने की वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या असर पड़ रहा है, और फूड इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। तो इसके बेसिस पे इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि हम जो है सिचुएशन ये है, और ऐसे क्रॉस रोड पे जो है हम लोग खड़े हैं। अब गवर्नमेंट का क्या काम है कि जो है, हमेशा आप लोग ये देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो है पहले आता है और बजट बाद में आता है। तो एक तरह से ये रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि ये सिचुएशन है, अब आप देख के इसके हिसाब से जो है आप लोग बजट जो है वो बनाओ, ठीक है। तो ये क्रॉस रोड पे है, फिर गवर्नमेंट खुद अपना डिसाइड करके किस रास्ते जाना है वो खुद डिसाइड करेगी। तो जैसे मैंने पल्सेज और इसका बता दिया कि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है ना। फिर फार्मर इनकम को कैसे जो है इंक्रीज करना है। फिर और भी जैसे वरीज क्या है एग्रीकल्चर में कि हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे के बहुत स्टार्टिंग में एक चीज ये दी थी कि जो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का एक कह सकते हो कि बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है कि वी हैव टू डू आवर बिजनेस एट होम, है ना। क्योंकि अब हमने ग्लोबल सिचुएशन इतना देखा कि जिसकी एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, ज्यादा से ज्यादा उसका कंजप्शन जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो उसकी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई, ठीक है। तो अब इसमें फिर बजट जो है उसके हिसाब से जो है चीजें फिर वो डेवलप करेगा। अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज ये दी है कि देखो, ज्यादा समझने की कोशिश करो, अगर वो चीजें समझ जाओगे तो फिर ज्यादा नोट्स तो ऑन ऑन एन एवरेज बजट का कोई सा भी आप जो है, चाहे विजन का, चाहे मैं तो कोशिश ये करूंगा आज की ज्यादा जो है मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही चीजों को क्लियर करूं। जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हाईलाइट दिया हुआ है, उससे बढ़िया उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, किसी भी कोचिंग का भी उठा लोगे उससे बेटर नहीं है।
तो गवर्नमेंट का जो बजट एट ए ग्लेंस दिया हुआ है और बजट एट ए हाईलाइट दिया है वो हम देख लेंगे, है ना। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे जो टेस्ट सीरीज है 100 क्वेश्चन वो आप लोग सॉल्व कर लेना। तो मेरे ख्याल से अगर विजन का मैंने देखा हुआ है तो वो मुझे ठीक लगा है। तो वो टेस्ट सीरीज अगर किसी के पास नहीं हो तो वो मैं दे दूंगा, वो शेयर कर लेना। और उसके कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम लास्ट में जो हमने डिस्कशन वाला रखा है तो उसमें डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं जो है ना ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट की जो है ओपन करता हूँ। एक चीज आपको ये ध्यान देनी है ना कि कभी भी कोई चेंजेज आता है या कोई ऐसी चीज है जो बहुत न्यू है वो आ रही है, तो सबसे पहले जो है ना आपको उसको जो है अ, आपको जो है उसको पढ़ना है ना। जैसे अभी अभी मैं दिखाऊंगा इसमें बजट में क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं बजट एट ए ग्लेंस, ठीक है। बजट एट ए ग्लेंस एग्रीकल्चर वाला और जैसे बैंकिंग वाला पार्ट है और इंडस्ट्री वाला पार्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो वो कोशिश करूंगा कि लास्ट में जो है, नहीं नोट्स तो बना हुआ है, नोट्स देख लेना आप लोग, नहीं तो एक बार जो है उसकी समरी जो है मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीजें जो हैं इस बार जो है वो थोड़ा सा जो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर के इश्यूज आते थे वो दिया हुआ है ना, कि कैसे एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट किया जाए, है ना। और जैसे उसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं कि कैसे अपने जो फ्लोरिकल्चर है एग्रीकल्चर में उसको डेवलप किया जाए, है ना। और बेसिकली उन्होंने जो है 5 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है, एग्रीकल्चर को बहुत स्टेबल और रेज़िलिएंट बनाने के लिए। पहला कि हम 5% से ऊपर ग्रोथ रेट रखें, है ना। दूसरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करना है ना, यील्ड बढ़ानी है। तीसरा फार्मर की इनकम बढ़ानी है। तो फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है ना। फिर हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज को भी जो है बढ़ाना है। तो अब उसमें थोड़ा बहुत जो है आइडिया उसने जो है गवर्नमेंट को उसमें दिया है कि जैसे हमारा फ्लोरिकल्चर है तो वो बहुत सनराइज एक इंडस्ट्री है और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें लिखी है कि जो हमारा फ्लोरिकल्चर वाला जो सेक्टर है ना उसमें जैसे फ्लावर वाला है, जैसे जिसको कट या ट्रेडिशनल फ्लावर लिखा है इकोनॉमिक सर्वे ने, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि इनका मार्केट जो है जैसे यूएस, यूके, यूएई, नीदरलैंड, कनाडा, है ना, इन सब में बहुत तगड़ा है। और इसका जो है बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है कि कॉस्ट कम लगाना पड़ रहा है और इंक्रीज ज्यादा मिलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जो हमारे ये वाले फ्लावर हैं जैसे जिसको इकोनॉमिक सर्वे कट फ्लावर कर रहा है, कह रहा है, तो जैसे आपका कोई भी इवेंट आता है, जैसे शादियां हो गई, वैलेंटाइन डे हो गया, ये हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कई सारी चीज हो गई, तो वहां पे इनका डिमांड जो है बहुत ज्यादा ह्यूज रहता है। तो इवन ग्लोबल स्लो डाउन भी रहे, एक चीज इसमें ये देखा गया है कि इसका डिमांड जो है फिर भी बहुत बेटर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो एक चीज तो वो है। और एक इकोनॉमिक सर्वे ने कही है बात, जो अभी बजट में हम स्कीम देखेंगे ना तो उसमें सीधे तुम लोग को पता लग जाएगा कि ये एग्रीकल्चर के 3 वरीज जो हैं इसको बजट में कोशिश कर रहा है कि काफी हद तक जो है इसको सही कर लिया जाए, है ना। तो 3 वरीज मैं बता रहा हूँ आपको जो बताया था मैंने। एक तो
स्लोअर ग्रोथ रेट पल्सेस और ऑयल सीड में, जिसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कराना पड़ता है, जिसके वजह से फूड इन्फ्लेशन होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है? और दूसरा वरीज़ क्या है कि यील्ड जो है बहुत कम है। चाहे आप पल्सेस को, चाहे आप जो है राइस को, चाहे व्हीट को आप जो है कंपेयर कर लो कि वर्ल्ड का पर हेक्टेयर पे कितनी प्रोडक्टिविटी है और इंडिया की कितनी है, ठीक है? तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत डिफरेंसेस है। तो एक तो यील्ड वाली, है ना? और ये आपका साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी कवर हो रहा है, एडिशनल चीज़ हो रही है। और तीसरा वही जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है वो क्या है कि डाइटरी प्रेफरेंस। तो जैसे-जैसे ये आपका जो है सिनेरियो चेंज हो रहा है ग्रोथ का और इन सब का, लोगों का जो है डाइटरी प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब एक ही फूड पे जो है वो नहीं स्टेबल रह रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसको जो है आपको ये देखना है कि बजट में इन्होंने क्या किया। अगर ऑयल सीड और इनका जो है स्लोअर ग्रोथ रेट है, तो क्या उसकी एमएसपी बढ़ाई? और नेशनल मिशन ऑन जैसे एडिबल ऑयल है, उस पे क्या उनका हो रहा है? इम्पोर्ट ड्यूटी क्या लगाई है एडिबल ऑयल पे? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या हुआ है? तो यही तो पता लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से बजट का कनेक्शंस, ठीक है? अब हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं। अब आते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स में। तो अब डॉक्यूमेंट्स में देखो, ये तुम्हारा क्या है, पहला रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि अ, जो हमारी कोर एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की, उससे कितना इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है? और ये जो है एक, ये कह सकते हो कि रिकरिंग होता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और आपका कैपिटल रिसीप्ट उतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है? तो रेवेन्यू रिसीप्ट में आपका क्या आ जाएगा कि टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? कि जैसे इंडिविजुअल, बिज़नेस, ऑर्गेनाइज़ेशन, इनसे हमको कितना-कितना जो है टैक्स रेवेन्यू सेंटर को मिला है, ठीक है? और दूसरी तरफ हमारा क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली ये है कि ये आपका इनकम है अदर देन टैक्सेस। अब इसमें जो है ना आपका अदर देन टैक्सेस में क्या-क्या आ जाएगा? अदर देन टैक्सेस में आपका आ जाएगा बेसिकली ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये आ जाएगा कि हमारी जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उससे जो भी प्रॉफिट है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। फीस से आएगा, मान लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ जो भी आपने फीस दी है, उससे जितना भी इनकम हुआ है, वो यूपीएससी का देने जाओगे तो। अब फिर लाइसेंसिंग में, तो एक चीज़ आप ये देखो, और ये नंबर, ये देखो, ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ़ नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ कह रहा है। और ये नंबर्स को बस रटना आप लोग मत सीखो, ये देखो कि ये नंबर बेसिकली क्या कह रहा है। तो ये हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है, ये क्या है बेसिकली प्रिडिक्टेबल है, और ये जो है नॉन प्रिडिक्टेबल है। ये जो है बेसिकली नॉन प्रिडिक्टेबल है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि मान लो कि कभी-कभी डिविडेंड ज़्यादा आ गया, है ना? कभी-कभी इंटरेस्ट जो है ज़्यादा आ गया, फीस कलेक्शन कभी ज़्यादा आ गया, लाइसेंसिंग कभी ज़्यादा हो गई। तो आप ये देखोगे ना, अब ये देखो 23-24 में इतना है, और 24 में इतना एस्टिमेटेड था, फिर इतना हो गया। अब ये मतलब ये देख सकते हो कितना
अनस्टेबल है, हो सकता है फिर 25, 20, 26, 27 में कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ हमारा क्या है? टैक्स रेवेन्यू, है ना? तो जो भी जो मैंने बताया कि इंडिविजुअल से या बिज़नेस से जिससे भी हम जो है टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? तो एक वही एक ये तो एस्टिमेटेड है और रिवाइज़्ड में ये आया, फिर उसके बाद एक्चुअल कुछ आएगा, तो ये लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है? और दूसरी तरफ ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट आपका है इनफ्लो ऑफ फंड्स, ठीक है? जो भी फंड्स आ रही हैं, तो ये जो है ना, मैंने क्या बोला था, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं कि रेगुलर रेवेन्यू यहाँ से नहीं जनरेट होती है। जैसे इसमें लोन्स आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए या एसेट सेल्स हुआ या बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस जो हैं, ये वेरी करते हैं, है ना? बट एक ट्रेंड आप ये देखोगे कि ये लगभग जो है इंक्रीज़ होता हुआ हो रहा है। अभी इसका और भी ग्राफ है, तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से जो है इसको समझेंगे। अब इसमें 2 चीज़ जो है, जो लास्ट 4 और 5 इयर्स में ऐड हुई हैं, ये आप लोग को समझ लेना है। और वो बताने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एफआरबीएम एक्ट, ठीक है? तो हमारा एफआरबीएम एक्ट जो है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट आया 2003 में। तो उसने क्या कहा कि एक जो हमारी जो एक्सपेंडिचर और जो है हमारा इनकम का गैप है, जिसकी वजह से हमारा जो है ये हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ रही है। तो उसको जो है अलार्मिंग सिचुएशन पे ना पहुँच जाए, उससे पहले हमको जो है उसको करना है कंट्रोल। तो 2 चीज़ थी पहले स्टार्टिंग में 2003 में। एक हमें जो है अपना फिस्कल डेफिसिट जो है ये करना है 3% से कम, ठीक है? और दूसरा 2003 में क्या कहा था, हमको रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये करना है हमें एलिमिनेट, ठीक है? बट क्या हुआ 2008 में हमारा जो है ग्लोबल रिसेशन आया, तो उस वक़्त जो है हमने फिर जो है इसको टाइम टू टाइम जो है हमने अमेंड भी किया है ना? तो फिर उसको अमेंड अचीव नहीं हो पाया, तो उस टाइम जो है उसको अमेंड करके जो है दोबारा से इसमें ये आया। तो टाइम टू टाइम जो है ये अमेंड हुआ है, फिर 2011 में भी अमेंड हुआ है ना? फिर ये कोविड टाइम में भी जो है इसके कई सारी चीज़ें हुई हैं। तो बेसिकली एक आपको मोटा-मोटा ये याद रखना है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को वो जो है कम करना चाह रहा है, ठीक है? तो ये है। अब इसमें आप ये देखो कि फिर उसके बाद जो है एफआरबीएम एक्ट में 2011 में ये आया कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, वो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है बेसिकली? हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? गवर्नमेंट टोटल इनकम इज़ रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम है, वो टोटल एक्सपेंडिचर को जो है मीट नहीं कर पा रहे, ठीक है? और उसमें तो आपकी क्या आ रही है? डे टू डे ऑपरेशंस, है ना? तो उसके वजह से बोरोइंग कंसोनेंस हो रहा है। अब इसमें आप एक चीज़ ये देखो कि
2011 में अब गवर्नमेंट को एक बात ये समझ में आई कि हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब अब एक चीज़, तो हमें क्या करना है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को जो है हमें कम करना है। अब एक चीज़ आप इसमें देखो, ये पहले बजट में ऐसे जो है ये नए-नए बिल्कुल टर्म आए हैं, ये पहले टर्म नहीं यूज़ होते थे। एक तो आपका ये अ, ये दोनों टर्म्स कभी भी पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका ये पहले टर्म नहीं यूज़ होता था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और दूसरा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिकली है क्या? अब इसको ऐसे समझ लो, पहले पहले एक पे जाते हैं, है ना? तो पहले इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, फिर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो एक चीज़ ये देखो कि सेंटर जो है स्टेट को जो है पैसा दे रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन वो अपने अकाउंट में क्या दिखाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो बट वो किस लिए खर्च हो रहे हैं? है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च हो रहे हैं। तो ये वाला जो ग्रांट है, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये जो है ग्रांट आपका सेंटर स्टेट को दे रहा है। बट ये वाला अमाउंट जो है ऑलरेडी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको जो है रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि अ, उसमें से जो है इफेक्टिव जो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से जो है आपका ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को जो है माइनस कर दिया, है ना? कि ओरिजिनल में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ये है, जो कैपिटल एसेट के लिए ऐड दिए हैं वो तो नहीं है, ठीक है? तो ये आप देखो कि कैसे फिर जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये 1.6, फिर 1, फिर 0.3, है ना? एक इसमें से रिवाइज एस्टिमेट है इसलिए दोनों को नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो 1.6, 1 और 0.3 देख रहे हो फिर कैसे कम हो रहा है ये। तो ये है ना कि ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल क्रिएट एसेट की मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी रूरल रोड्स के लिए दिया या मनरेगा के लिए दिया, तो वो तुम्हारी जो है इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15 माइनस 12, है ना? रेवेन्यू ये आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? डेफिसिट माइनस ये आपका ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो है एक चीज और देखो कि आपका जो है अब आते हैं हम लोग इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि सेंटर दिखा रहा है इतना, तो सेंटर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो खर्च कर ही रहा है ना? और जो उन्होंने अपने स्टेट को दिया है, जो उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया है, वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपका ये वाला और प्लस ये वाला दोनों ऐड करके जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये पहले नहीं यूज होता था, ठीक है? ये जो है अब यूज होने वाला है, होने लगा है। तो हो सकता है कि दोनों के स्टेटमेंट फॉर्म में बना दें, है ना? तो आप लोग को जो है इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है? तो अब एक चीज ये देखो कि हमारा जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है
अब डुअल ग्रोथ सिस्टम कुछ ऐसे बात किया था ना मोदी 2.0 वाला, तो ये देख सकते हो कि कैसे जो है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो रहा है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद जो है अभी अभी ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट आपका सिंपल क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी देखो बहुत हद तक जो है आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है ये कंट्रोल हुआ है, ठीक है। 2.0 से 1.3, 1.3 से 0.08, ठीक है। अब एक चीज इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है कि अ, एक होगा इसमें ग्राफ, अभी दिखाता हूं मैं। ये तो देखो है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको जो है आप लोग को जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो है ऐसे आप लोग को सीक्वेंस वाइज लिख लेना है कि सबसे ज्यादा जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, तो वो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, सॉरी जीएसटी से, फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, और फिर आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट से। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होगा, इसमें आपका डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अभी हम ये देखेंगे ना कि हमारा इनकम, ये तो अब एक चीज आप ये देखो, ये वाला जो ये बोरोइंग वाला और ये सब जो आपका पार्ट है यहाँ तक ये आपके टैक्स नहीं है ना। और ये आपका कॉरपोरेशन से लेके आपका ये जीएसटी तक ये टैक्स है, ठीक है। तो अगर टैक्स में सिर्फ हम बात करें तो टैक्स में हमारा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, इनकम टैक्स, ठीक है। अब इसमें आप ये देखोगे कि पहले तो नहीं था इनकम टैक्स, अब कैसे हो गया। तो पहले तो आपका कॉरपोरेशन टैक्स ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई होगी ना, उसके वजह से हुआ होगा। तो आप लोग को नंबर पे नहीं, अगर स्टेटमेंट आ जाए तो फंस जाओगे, इसलिए उसका रीजनिंग भी देखना है। तो हुआ ये था कि कॉरपोरेशन टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है काफी हद तक जो है रिड्यूस कर दिया था। तो लगभग पहले 33% था, अब उसको 25% कर दिया। ये और एक इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है कि इफेक्टिव जो है ना हमारा कॉरपोरेशन टैक्स 20% है। इफेक्टिव का मतलब ये है कि 25% तक वो पहुंच रहे हैं, लेकिन कई सारा वो रिलैक्सेशन, कई सारा जो है उनको रिबेट, ये सारा मिला के जो है उनका इफेक्टिव जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 20%। तो ये कमी होने की वजह से जो है कॉरपोरेशन टैक्स जो है इनकम टैक्स के नीचे आते हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेज हो ना, तो उसको जो है आप लोग को सबसे पहले नोट डाउन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार। तो जिनका पहले से ध्यान रहता है ना कि हाँ जीएसटी था या ये था, तो वहां वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो टैक्स में जो है फिर जैसे ये हुआ, इनकम टैक्स पहले पे पहुंच गया और कॉर्पोरेशन टैक्स जो है नीचे। तो तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे टैक्स सिस्टम में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे टैक्स सिस्टम में ये है कि हमारा टैक्स बेस जो है वो बहुत छोटा है ना। टैक्स बेस बहुत छोटा होने की वजह से क्या है कि अब मान लो कि 15-20 लोग हैं, है ना। उन्हीं 15-20 लोग से खाली टैक्स ले रहे हैं, तो वो टैक्स रेट, टैक्स का ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा थोड़ी ना, वो तो उतना ही रह जाएगा। और 15-20 के बजाय अगर हम 25 लोगों से लेने लगे तो फिर जो है हमारा टैक्स बेस बढ़ गया, तो जिसकी वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। तो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टैक्स बेस इन इंडिया इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये एक ग्राफ है टैक्स ट्रेंड रिसिप्ट, उसमें दिया हुआ है, मैं एक बार नीचे देख लेता हूँ, फिर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अ, एक मिनट, हाँ ये वाला देखो टैक्स ट्रेंड, ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट, ये वाला जो है ग्राफ। तो देखो इसमें हमारा 2021 से पहले हमारे नहीं तो 11, नहीं तो 10, नहीं तो 11, नहीं तो 10, इससे ऊपर गया नहीं, ठीक है। तो अब जो है हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट 12 पहुंच गया है। तो ये किस वजह से हुआ है हमारा, ये हुआ है जीएसटी के वजह से, ठीक है। तो जीएसटी के वजह से जो है हमारा टैक्स बेस बढ़ गया, फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट जो है बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें आप आ, ये भी देख, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो इसमें देखो कि जो हमारा 25 और 26 वाला एस्टिमेटेड है, तो उसमें 7.1% जो है डायरेक्ट टैक्स का जाता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो है 4.9, जो जितना पहले था उतना ही था। तो एक चीज ये देख सकते हो कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का वो है, वो लगभग जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और हमारा डायरेक्ट टैक्स वाला कंपोनेंट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब एक बार जो है ना, वो दूसरा वाला हम लोग फाइल देख लेते हैं जहाँ पे टैक्स का दिया हुआ है, क्योंकि अब एक चीज डिस्कस कर रहे हैं तो फिर वही डिस्कस कर लो। तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर आज चीजें क्लियर हो जाएंगी। बजट हाइलाइट्स, ये और ये वाला डॉक्यूमेंट आप दो देखोगे, इतना मोर देन इनफ है। बट ये है कि उसके अंदर की चीजों को पढ़ना जो है थोड़ा सा आप लोग समझो। तो एक बार जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो इसमें दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। हाँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला। हाँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों यहीं पे हैं, तो दोनों एक साथ वहां पे टैक्स का देख रहे थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक चीज, जैसे आप लोग ये देखोगे कि किस किस मतलब प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन चाह रहा है बजट, ठीक है। तो कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स हो गए हैं, चाहे ये हो गए हैं। तो एक चीज ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आगे के चैप्टर्स में कि हमारा टैरिफ रेट जो है 2016 तक जो है रिड्यूस हुए थे, और सॉरी 2017-18 तक, फिर उसके बाद फिर जो है रैशनलाइज हुए थे, फिर उसके बाद जो है फिर बढ़ने लगे। तो अभी 24 तक जो है हमारे टैरिफ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है कि कस्टम टैरिफ जो है जो इंडस्ट्रियल गुड्स पे है उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे पहले भी हमने देखा था कि जैसे हमारा रबर इंडस्ट्री है ना, तो जो हमारा रबर के रॉ मटेरियल है उस पे हमारा टैरिफ बहुत ज्यादा है, और जो रबर के फिनिश प्रोडक्ट हैं उस पे हमारा टैरिफ कम है। तो उससे हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं ग्रो होगा रबर का। वो तो चाहेंगे कि टैरिफ कम है तो सीधे हम फिनिश प्रोडक्ट मंगा लें। तो ऐसी कई सारी चीजों पे जो है आ, अभी हो गया था। तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उस पे जो है गवर्नमेंट ये चाह रही है
टैरिफ स्ट्रक्चर जो है रेशनलाइज हो जाए कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ग्रो करें, है ना। तो डोमेस्टिक कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए ये पूरा चीज आपको देखना है। अब इससे एक चीज ये देखो कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ाती क्यों? गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ाती है अपने डोमेस्टिक जो है प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि अगर कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है तो वो तो फिर कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट मान लो आ रहा है उस पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, तो एक एक तरह से ये मान लो कि इंडिया में सेम चीज एक यूनिट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, मान लो 100 में, जबकि हम उसको इंपोर्ट करा के जो है 60 में भी दे सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस पे जो है 50 रुपीज मान लो टैरिफ लगा दी, ये 110 का हो गया। तो इसमें इसको जो है ज्यादा मार्केट मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये है गवर्नमेंट ये ज्यादा कम की तो बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि रेशनलाइज होना चाहिए कि जितने में हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो, कंज्यूमर बेनिफिट भी हो, हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को ग्रो कर, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन है। तो अब इसमें जो है कई सारे वो हैं आपके जो बजट में लिया गया है कि जैसे कई सारे सेक्टर में जो है इन्होंने इनका जो है कस्टम टैरिफ रेशनलाइज करना है। कुछ कुछ सेक्टर को इन्होंने उसमें से निकाल दिया है, जैसे एलईडी एलसीडी टीवी है, टेक्सटाइल है ना, और लिथियम आयन बैटरी है, इसको उसमें से जो है इन्होंने निकाल दिया है। तो ये एक बार ये हाईलाइट वाला डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। और जैसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग है ना, और कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, तो उसमें जो है उन्होंने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को नहीं प्रोटेक्ट किया, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। वो चाहेंगे कि सस्ता सस्ता जो है कंज्यूमर उसका जो है बेनिफिट उठाए, ठीक है। तो ये जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में है प्रपोजल। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में। तो अब देखो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, ये न्यूज में आ रहा है या हर जगह आ रहा है कि 12 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं है ना। तो यहाँ पे तो जबकि 15% लिखा है, 10% लिखा है, या 5% लिखा है, ये कैसे लिखा है? तो बेसिकली ये देखो, ये जो है ना हमारा कम्युलेटिव टैक्स होता है ना। अब इसमें आप देखो ये होता है कि मैं एक आएगा नहीं, बट ये है कि थोड़ा सा समझ जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। कि मान लो कि किसी की इनकम 12 लाख है, ठीक है। तो अब कह रहा है उसके उसके 0 to 4 जो है एक भी टैक्स नहीं लगेगा, 0%, है ना। अब उसके 4 to 8 क्या कह रहा है, 5% लगेगा। तो वो 5% 4 लाख का कितना हो गया, 20,000, ठीक है। अब ऐसी 8 to 12, 8 to 12 हमारा कितना है, 10 है। तो ये कितना हो गया, लगभग 40,000, 4 लाख का, 40K लिख दे रहा हूँ। तो ये कुल मिला के मान लो 60,000 रुपीज हो रहा है। और गवर्नमेंट जो है कई सेक्शन के थ्रू जो है रिबेट वगैरह देती है, ठीक है। तो जिसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये बेसिकली जो है ये रिबेट जो है सैलरीड क्लास के लिए जो है
ये स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट देती है। तो ये 60,000 जो 12 लाख पे निकल के आ रहा है, इस पे जो है वो 60,000 रिबेट दे रही है। तो रिबेट दे रही है तो अब उसका टैक्स कितना हो जाएगा, 12 पे 0 हो जाएगा। तो यही तो था कि जो है 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये है हमारा कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल फोकस दे रही है हमारे मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा मिडिल मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास का जो है मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ज्यादा होता है। अगर वो अगर वो 10 रुपए कमा रहा है तो 80 रुपए उसका जो है खर्च कर देता है। तो ये रिबेट देने का मेन मकसद क्या है कि स्पेंडिंग बढ़ाना। ठीक है, और जिससे जो है जीडीपी हमारा इंक्रीज हो। और एक चीज देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टैक्स रिबेट दे रही है, तो पहले तो ये नहीं देती थी, तो गवर्नमेंट का लॉस कितना हो रहा है। गवर्नमेंट का लॉस जो है मान लो कि पूरा 1 लाख करोड़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखो ना कि ये 1 लाख करोड़ जो लॉस हो रहा है, अब ये मिडिल क्लास को दे रहा है, तो मिडिल क्लास का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ज्यादा है, ज्यादा खर्च करता है वो। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा कि वो गुड्स परचेज करेगा, चाहे वो करेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ खोया वहां उससे रिकवर कर लेगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो लगभग 0 to 12 में जो है हमारे 90% लोग जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा बेसिकली जो इनकम टैक्स स्लेब जो बढ़ाया है, इसकी वजह से बढ़ाया है। ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किसका कितना इनकम में कौन सा स्लेब में कितना परसेंटेज लगा है, किस लिए बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है, उसको रिकवर कैसे करेगा, और उसका मेन एम क्या है, वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसमें ये देखो, बाकी ये सारी चीजें आप लोग को जो है थोड़ा सा एज ए जीके याद रखना है कि टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है सीनियर सिटीजन का डबल कर दिया है। ठीक है, जो हम लोग आईटीआर फिल करते हैं तो लास्ट 2 साल का कर सकते हैं, अब उसको 4 साल कर दिया है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, तो इसलिए बढ़ा दिया ये। तो ये सारी चीजें देख लेना, इसको पढ़ लोगे ये मोर देन एनफ है। इससे आगे जो है हमें कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा। अब इससे एक चीज ये देखो कि गवर्नमेंट कहना चाह रहा है कि बेसिकली हमारे टैक्स बॉयंसी पे क्या इसका असर है। टैक्स बॉयंसी का मतलब जो है ग्रोथ के साथ साथ जो है टैक्स रेट परसेंटेज के बढ़ने के साथ साथ जो है जीडीपी का परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है। तो एक आपको चीज देखने को मिलेगा कि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, ये हमारा जो ये परसेंटेज है जिसको कहते हैं, मतलब जिससे बायोंसी वगैरह निकालते हैं कि चेंज इन परसेंटेज ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ग्रोथ। तो ये जो है जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, ये हमेशा से मोर देन 1% रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली बायंसी बताता है कि इसमें इंक्रीज करने से जो है उसमें इतना इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज ये हो गया। हाँ, अब उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग इसमें स्टार्टिंग से देख लेते हैं बजट हाईलाइट में। फिर वो जो बजट एट ए ग्लेंस में जिसमें डाटा है वहां जरूरत पड़ेगा तो फिर वहां पे भी मूव करेंगे।
तो ये एकदम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बस वही देखेंगे, बाकी एक बार आप लोग इसकी रीडिंग वगैरह जो है कर लेना। तो इस बार जो है बजट में हमारा जो मेन जो हमारा एम है वो क्या है, और जो थीम है वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो ये पूरे हाईलाइट में जो है इसी के अंडर जो है आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ से आप ये देखो, सबसे पहले है एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर में हम अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या जो है इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर में। तो बेसिकली एक चीज़ ये देखोगे कि एक तो यील्ड वाला जो डिस्कस हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कह रहा था इकोनॉमिक सर्वे कि प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, उसके के लिए लिक्विडिटी क्रेडिट सिस्टम ये जो है सही होना चाहिए। और एक चीज आप लोग ये देखोगे कि इस बजट में ना ज्यादातर तुम्हें जो है बिहार का नाम दिखेगा कई जगह। अब इसमें देखो मखाना बोर्ड जो है सेटअप हो रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो ये यहाँ पे भी बिहार का नाम है। फिर आगे देखोगे कि उड़ान स्कीम में भी जो है बिहार के कई सारे रीजनल एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। फिर ये देखोगे कि एक अलग कॉलम है बिहार का, ये बिहार को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए, तो वो सारा इसमें दिया हुआ है ना। तो उसका ये एक तो ये समझ जाओ कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो उसका जो है पूरा से जो है यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब ये चीज मत लिख देना, ये चीज आपको अंदर ही रखना है। अब इसमें आप लोग को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कीम्स इसमें आई हैं, उस स्कीम का ए टू जेड पूरा डिटेल्स आपको देखना है। जैसे अब इसमें कौन-सा स्कीम है? प्राइम मिनिस्टर धन कृषि योजना डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जैसे हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कि डिस्ट्रिक्ट में क्या-क्या जो है इश्यूज़ हैं, क्या-क्या जो है वहाँ पे कमी है, उसकी वजह से हमने पहले एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया था। तो उसी के ये समझ जाओ कि उसी के से इंस्पायर्ड होके जो है ये स्कीम बना है कि कैसे हमें एग्रीकल्चर को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो उसमें लो प्रोडक्टिविटी, क्रॉप इंटेंसिटी, है ना? और क्रेडिट अवेलेबिलिटी ये 3-4 पैरामीटर के बेसिस पे जो है इन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वहाँ पे जितने भी फार्मर इन सब पैरामीटर की वजह से इफ़ेक्टेड हैं, जो कि 1.7 करोड़ हैं, उनकी लाइफ जो है बेटर बनाई जाए, ठीक है? तो ये सारा है। अब उसका रेगुलर रैंकिंग सिस्टम होगा और रेगुलर जो है उसके डाटा भी जो है ये अपलोड करेंगे। और बेसिकली इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर के साथ-साथ नाबार्ड और एक है डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है इन्वॉल्व रहेंगे अ, डाटा कलेक्शन के लिए और फार्म क्रेडिट के डाटा के लिए, ठीक है? तो ये सारा जो है ना आपको ए टू जेड डिटेल्स देखना है, ठीक है? तो तो बेसिकली एक तरह से ये कह सकते हो कि ये जो पीएम डीकेवाई है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मेजर है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने के लिए है ना? तो ये एग्रीकल्चर के पैरामीटर पे जो है ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है?
उसके बाद मिशन ऑन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी है। फिर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है इनहेंस करना है ना? तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे आएगा? जब हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी होगी, ठीक है? तो एक तो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इस बार अच्छा रहा, लेकिन है बहुत वोलेटाइल। तो वो फार्मर की इनकम जो है वो स्टेबल कैसे रहेगी? जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पे वो ध्यान देगा, और उसके लिए जो है उसको बेटर क्रेडिट फैसिलिटी जो है चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका जो है 5 चीज़ें हैं, ठीक है? क्रेडिट फैसिलिटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फिर ये प्रधानमंत्री डीकेवाई योजना, कॉटन प्रोडक्टिविटी और मखाना बोर्ड। अब इसके साथ-साथ जैसे हम बात कर रहे थे किसकी? पल्सेस वाली, ठीक है? तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो लगभग अभी करंट का मुझे डाटा नहीं याद आ रहा है, लेकिन 19 बिलियन टन या ऐसे कुछ है कि हम जो है एक बार चेक कर लेना आप लोग कि पल्सेस जो है हम लोग यहाँ इंडिया में ग्रो करते हैं, और 21 के करीब जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं मोज़ाम्बिक या कनाडा कहीं से। तो एक तो हमारा इंपोर्ट डेस्टिनेशन एक ही 2 है ना? मोज़ाम्बिक से सबसे ज़्यादा मँगाते हैं। तो उससे जो है हमारा फूड इन्फ्लेशन हो रहा है और इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने जो है 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है, और उसके साथ जो है ये तूर, उड़द, मसूर इन सबको जो है ये डेवलप करेंगे, उसको क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट बनाएँगे, तो है ना? और उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे, प्रोडक्टिविटी की बात करी थी हमने कि सेम हेक्टेयर ऑफ लैंड में पल्सेस जो है ग्लोबल एवरेज अगर 1100 है तो इंडिया में 7 टू 800 है। तो इतना डिफरेंस ये कैसे क्रिएट हो गया? सिर्फ अगर यूएस से कंपेयर करें तो वो और भी ज़्यादा है डिफरेंसेस। तो हमें क्या करना है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद जो है कई सारे सजेशंस भी दिए गए कि बेसिकली कौन से क्रॉप के साथ कौन सा जो है, जैसे पल्सेस जो है हम फ्लावर के साथ ग्रो करें, या पल्सेस जो है हम सोयाबीन के साथ ग्रो करें या राइस के साथ ग्रो करें, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस हो जाए? तो एक चीज़ तो वो है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल सी जानकारी है, ये आप देख सकते हो, इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी, है ना? तो ये सारा है कि पेमेंट सिस्टम, लिक्विडिटी और जो है कम्युनिटी हब जो है डेवलप करेंगे। अब उसके बाद आते हैं एमएसएमई, तो जिसको ये ये है डेवलपिंग मेजर फोकसिंग ऑन ज्ञान। ज्ञान क्या है हमारा? गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। अब इसमें सबसे पहले आते हैं एमएसएमई पे। एमएसएमई का जो है डिस्कशन काफ़ी इकोनॉमिक सर्वे में भी है, और वैसे भी आरबीआई के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो कुछ-कुछ हमारे सेक्टर्स हैं, उनको कोशिश किया है कि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अ, ये एमएसएमई के ही अंडर डेवलप हो, है ना? तो मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, अब देखो क्या है कि हम टॉय सेक्टर है जैसे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से। तो अब इस वाले एरिया में हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमने अपना इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है टॉय सेक्टर में कम किया है,
और उल्टा जो है हम लोग एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, ठीक है। तो एक तो ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है इन सेक्टर्स को जो है जो भी इंसेंटिव या स्कीम्स चला रही हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज हो जाए। ऐसी जैसे सोलर सेक्टर है, सोलर का यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल में जैसे हम लोग रैशनलाइजेशन की बात कर रहे थे अभी ऊपर, तो सोलर पैनल में जो उसके कंपोनेंट आते हैं, है ना, उसका गवर्नमेंट पहले पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने कैसे रैशनलाइज किया है सोलर पैनल वाले में, जो उसके कंपोनेंट आते हैं उसके टैरिफ जो है कम किए हैं, और फिनिश सोलर प्रोडक्ट के जो है टैरिफ इंक्रीज किए हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक तरह से सोलर हब क्रिएट कराना चाह रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ऐसे ऐसे इंटरवेंशन जो है बेसिकली बहुत ज्यादा इसका जो है आउटपुट और रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखो जैसे एलपीजी था, तो एलपीजी में हमारा लगभग कंजप्शन कितना था, ओवरऑल कंजप्शन हाउस होल्ड के हिसाब से 7% था टोटल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो जब उज्ज्वला स्कीम आया तो कितना हो गया हमारा, लगभग 60% तक हो गया, ठीक है। ऐसी जैसे अभी हमारा आगे देखोगे इसी डॉक्यूमेंट में है जल जीवन मिशन का। तो जल जीवन मिशन जब स्टार्टिंग से टैप्ड वाटर मिशन चल रहा है, तो पहले हमारा 19 था, फिर हमारा 2024 तक क्या था कि हमें 80% हाउस होल्ड को जो है टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है कनेक्शंस देना है। तो वो अभी 2024 में अचीव नहीं हो पाया, तो उसको 2028 तक कर दिया, और कह दिया कि हम जब तक 100% करें। तो ऐसे ऐसे इंटरवेंशन से जो है बेसिकली जो है रिजल्ट में ये नहीं कहेंगे कि 100% हो जाता है, बट इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इसमें ये देखो कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि एमएसएमई सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया थे वो चेंज किया है। तो ये देखो पहले माइक्रो का 1 करोड़ था, अब रिवाइज करके 2.5 कर दिया है। ये स्मॉल का 10 था, 25 कर दिया। ये 50 था, 125 कर दिया। टर्नओवर के बेसिस पे देखो 5 तो 10 कर दिया, 50 तो 100, 250 से 500। तो इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। 5 से 10, 50 से 100। ऐसी दूसरा एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने कि सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटी कवर। तो एक तरह से एमएसएमई में जो है गवर्नमेंट जो है गारंटी लेता है कि इतने तक जो है इनको लोन मिल जाएगा, इसकी गारंटी जो है गवर्नमेंट की है, इस पे कोई कोलेटरल वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली इसलिए किया है कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर जो है क्रेडिट ले और ग्रो करे, ठीक है। तो अगर एमएससी है ना आपका, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, तो पहले 5 तक का था कि 5 करोड़ तक जो है गवर्नमेंट जो है इसकी गारंटी ले रहा था, अब रिवाइज करके 10 कर दिया। 10 था स्टार्टअप का तो उसको 20 कर दिया। इससे बेसिकली क्या होगा, हमारा आ, जो है ये चीज बढ़ेगी। अब ये वाला जो है बढ़ाने का मेन मकसद ये है कि जो माइक्रो में उनको बेनिफिट मिल रहा था 1 तक, अब उनको 2.5 तक मिलेगा।
ऐसे ही यहाँ जो 50 तक मिल रहा था, अब इसके 50 के बाद तो मान लो कि वो बिग एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट होते, फिर एमएसएमई में आते ही नहीं, तो अब ये इंक्रीज करके 1.25 कर दिया है। और उसके बाद जितने भी एमएसएमई के स्कीम्स हैं उनको फिर जब तक बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें चेंजेस किया है, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में। अब ये जो है ये याद रखने वाली चीज है ना, तो इस पे ज्यादा मैं जो है डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, आईआईटी का, ठीक है, डे केयर, ये पुस्तक स्कीम्स, तो अटल टिंकरिंग है, तो ये सारा एक बार जो है आप लोग, स्वनिधि स्कीम है, तो ये एक बार आप लोग जो है अ, पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्ट इन पीपुल वाले में जो है, तो यहाँ पे मैं इसी की बात कर रहा था, जल जीवन मिशन की। 24 तक था 80%, वो लगभग 70 या 60% तक रह गया, तो अब 100% कर दिया 2028 तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये वाला देखो, उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम में जो है गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन, 120 नए डेस्टिनेशंस को जो है कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 4 करोड़ पैसेंजर 10 साल में जो है वहां से कैरी करने का इनका एम है। अब एक चीज अगर आप लोगों ने पहली पढ़ी होगी, तो जो रीजनल एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उड़ान स्कीम के तहत, वहां पे जो भी डेवलपमेंट होता है, आप ये देखोगे कि जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड कहाँ रहते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम लोग बड़े बड़े लोकेशंस पे डेवलप करें, वहाँ पे हमारी जो है प्रॉफिट और ये सारा जो है ज़्यादा होगा, वहाँ का हमारा जो है बजट कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो वो ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। फिर यहाँ पे जो आपका वैसा डेस्टिनेशन है, मान लो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो अब एक चीज ये मान लो कि हमें एक जो है गांव के पास एयरपोर्ट या सिटी के पास बन रहा है, और एक मान लो कि लखनऊ में एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, तो लखनऊ और दिल्ली वाले से तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो वो वहाँ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहेगा। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट लेके आई थी, ये आपको सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल आज ही सर्च करके पढ़ लेना। गवर्नमेंट लेके आई थी इन्वेस्ट वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, तो सिंपल ले लैंग्वेज में ये समझ जाओ आप कि गवर्नमेंट ये कह रही है लगभग 40% तक जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू जो है गवर्नमेंट दे सकती है ना, तो लगभग एयरलाइंस वगैरह में तो कर ही रही है। तो वो ये कह रही है ठीक है, तुम जो है तुम्हें अगर प्रॉफिट कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम 40 तो इन्वेस्ट करो, 20 हम इन्वेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद अपना जितना प्रॉफिट होगा ले लेना। तो ये वाला है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसको और डिटेल में चाहो तो देख लेना, बट यहाँ पे ये उड़ान स्कीम आ गया था तो मैंने बता दिया था कि ये जो आउटस्कर्ट जो लोकेशंस हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अट्रैक्टिव कैसे बना, ठीक है, ये है। बाकी इसमें ये सारी डिटेल्स है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब एक चीज हमने ये भी देखा था, ये जैसे फर्स्ट वाला लिखा है, 1 मिनट, हाँ, सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला, तो इसमें जो है गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए स्टेट को जो है कह रहा है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह ये सब डेवलप करो, हम जो है इस पे 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो है एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर देंगे, और उसमें कुछ इंसेंटिव देंगे, आप करो, ठीक है। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे ये आपका
हाईवे अथॉरिटी है, वो कह रहा है बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन जो है हम कैसे इन्वेस्टमेंट ले आए। तो वो ये कह रहा है कि स्टेट भी आए और अपना जो है इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है डेवलप करे। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें दिया हुआ है। तो देखो ये जो मैं बात कर रहा था ना, देखो यहाँ पे भी फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार आ गया, तो उसके अंडर कुछ अलग अलग जो है प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे नया एयरपोर्ट बनाएंगे। एक ब्राउन फील्ड, जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड तो ये होता है कि वहाँ पे नया बना है, ब्राउन फील्ड ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को बेटर करना है। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे ये सिर्फ याद करने वाली चीज है, ये देख लेना। जीन बैंक, पीएम रिसर्च फेलो, ज्ञान भारतम मिशन, है ना, इसमें क्या क्या है, मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट और ये सब आप लोग देख लो। हाँ, अब ये है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। तो अब ये है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे और एक्सपोर्ट को जो है हम चाहेंगे इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करना है कि जो हमारे अभी, जैसे हमने क्या कहा था कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, आप उस पे मान लो कि कोई नॉन टैरिफ मेजर्स लग गया, कि मान लो कि जर्मनी है ना, जर्मनी ने कुछ दिन पहले लगा दिया था इंडिया पे कि जो इंडिया के जो क्रॉस होते हैं वो हमारे स्किन के लिए जो है जो है सही नहीं है। तो सेफ्टी मेजर्स के थ्रू अगर ट्रेड को रोक रहे हैं तो ये नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आएगा। टैरिफ मेजर्स के अंदर क्या आएगा कि हम टैरिफ लगा के जो है ट्रेड को जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और नॉन टैरिफ मेजर्स में ये सेफ्टी मेजर्स हो गया, ये सब हो गया जो टैरिफ के अलावा है, कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो इसके अलावा अगर कोई नेशन ब्लॉक कर रहा है तो वो होता है नॉन टैरिफ मेजर्स। तो अब मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे जर्मनी हमने बना वाला बताया, तो ऐसे सिचुएशन पे एमएसएमई जो है ना नहीं फाइट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या किस चीज की फिर जरूरत होगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस, जिसमें ट्रेड फैसिलिटेशंस डिपार्टमेंट्स होता है, कि कैसे बॉर्डर पे जो है बॉर्डर से इजी मूव कराएं अपने गुड्स को, है ना, कैसे एमएसएमई जो है सारे रूल्स और क्वालिटी को जो है मैच कर जाए, है ना, कि जैसे मान लो कि कई सारे कंट्रीज रहते हैं, तो वहां पे जो है उनको अपने अलग तरीके की क्वालिटी का वो चाहिए। तो उसके लिए उस क्वालिटी को मैच करने के लिए एमएसएमई को कौन सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, कि सारे रूल्स क्वालिटी और कैसे जो है आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमारा ये चीज जो है अप टू दिस स्टैंडर्ड है, जिसको कंप्लायंस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है होते हैं। ठीक है, अब एक चीज बेसिकली ये वाला देखते हैं ग्राफ कहाँ पे है, तो ये देख लेना बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे टायर 2 सिटीज में। ये बेसिकली ये है कि ये आपका पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन मैं आपको ओपन एंडेड दे रहा हूँ, आप जाके चेक करना और सोचना कि अगर किसी स्टेट को इंटरनेशनल कोऑपरेशंस करना हो तो क्या सेंटर्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, है ना, वो देखना। तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बेसिकली यही है कि टायर 2 सिटीज में ऐसा कुछ बना है कि वो लोग कैसे वहां से कोऑपरेशंस कर लें। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर एयर कार्गो, ये सारा चीज बड़ा नॉर्मल है ना। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर में है, ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर्स, है ना, और
स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, और इंश्योरेंस सेक्टर में 74 to 100 कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हमने देख लिया था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स वाला। और ये रूपी कम्स फ्रॉम और रुपीज गोज टू वाला भी देख लिया था ना। हाँ, रुपीज गोज टू वाला नहीं देखा था। तो रुपीज गोज टू वाले में सबसे बड़ा हमारा कंपोनेंट कौन सा है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ये थोड़ा सा देख लेते हैं फिर, क्योंकि रीजनिंग से ही आपको याद रहेगा कि बेसिकली उसमें था क्या। तो ये बेसिकली एक चीज यहाँ पे डिफरेंसेस ये समझ जाओ। कई सारे लोग जो है इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है सेंटर का टोटल इनकम का जो है 22% जो है ये सेंटर जो है स्टेट को दे रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर का टोटल इनकम है। जो फाइनेंस कमीशन कहता है वो डिवोल्यूशन कितना कहता है? 42%, है ना, जिस जो 15 फाइनेंस कमीशन में माना गया था। तो वो जो है वो वो 42 कह रहा था, यहाँ पे 22 को क्यों है? तो आपको ये ध्यान देना है, वो 42% जो है वो टोटल टैक्सेस का है, और ये जो है गवर्नमेंट के टोटल इनकम का है। तो इसलिए ये जो है 22% है। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। अब एक चीज इसमें आप ये ध्यान दो कि बाकी सब में थोड़ा सा हम कम ज्यादा या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एलोकेशन थोड़ा सा कम हो या ना हो, लेकिन ये 15 फाइनेंस कमीशन की वजह से हमें डिवोल्यूशन तो 43% करना पड़ेगा। और दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट हम नहीं कम कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये आपका एक बड़ा कंपोनेंट इसमें जो है। अब इसके बाद जो है, हाँ, हाँ, इसके बाद revenue receipt, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। रेवेन्यू रिसीट वो हाइलाइट्स वाले में दिया हुआ था। अब ये डेफिसिट ट्रेंड है, तो ये बेसिकली ये बता रहा है ना कि हम जो है 2021-22 के बाद हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, और हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ये जो है सब कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बार ये भी पूछ देता है कि कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा हैवी है, तो फिर आपको उसी हिसाब से लिखना है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, है ना। तो सबसे पहले आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, फिर आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, फिर प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये हो जाएगा। ये तो रिसिप्ट का ट्रेंड है, ये हमने उसमें भी देख लिया था। ये सेक्टर वाइज है, सबसे ज्यादा डिफेंस को, फिर रूरल को, फिर होम अफेयर को, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, सबसे कम साइंटिफिक डिपार्टमेंट को है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक चीज इस वाले में देखता हूँ, फिर फिनिश कर देंगे दूसरे वाले उसमें। एक ग्लैंस वाले में एक आध दो देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है हमारा, एक तो ये देख लिया था हमने ग्राफ, और ये जो है हाँ, तो ये देख लो, ये हमारा क्या है? नेट रिसीप्ट ऑफ द सेंटर है। मतलब टैक्स को कलेक्ट करने में कुछ एक्सपेंडिचर भी होगा, तो उसको माइनस करके जो है ये हमारा आया है। तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका है? सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। तो ये जो है हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। ये लाख करोड़ में है, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं है, ये ध्यान दें। अब ट्रांसफर में ये हमारा आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फाइनेंस कमीशन ग्रांट और स्टेट।
हाँ, अब एक चीज़ ये देखो कि हमारा जो है पहले फिस्कल डेफिसिट देखते हैं कहाँ पे है। फिस्कल डेफिसिट देखते हैं कहाँ पे है, फिर बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऊपर ही है फिस्कल डेफिसिट। एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें एक चीज़ ये देखो ना फिस्कल डेफिसिट में कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड था लास्ट ईयर, वो था हमारा 4.8। ठीक है? 4.8 था हमारा। सॉरी, जो हमारा था एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट 4.9 था। बट हमारा कितना निकल के आया है? 4.8 ही आया है। जबकि हमने एस्टिमेट किया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ के तो इतना होगा। तो ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि अगर हमने 4.9 एस्टिमेट किया है तो 5.2, 5.1 या उससे ज़्यादा आया है। ये कम कैसे हो गया? तो लास्ट के कुछ महीनों में ये आप देखोगे, ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट देखो, अभी दिखाता हूँ नीचे का। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, ये ये देखो, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? 11.11 लाख करोड़ का था। लेकिन हमने खर्चा कितना किया है? बस इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ज़्यादा हमने किया ही नहीं, ज़्यादा किए रहते तो हमको जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती, बोरोइंग करनी पड़ती, ये सब करना पड़ता। तो इस वजह से जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है, जो एस्टिमेटेड था उससे कम आया है। ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि लास्ट के 6-7 महीने में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लोअरिंग रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा लो रहा था। ठीक है? ये अब अब इसमें बस देखना है कि कौन-सा ज़्यादा कम है, ये देख लेना तुम लोग कि जो हमारा कंपोज़िशन ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा किसका है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का। तो ये सारे इसमें हो गए। और मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको जो भी स्कीम्स और ये सब है, ये आप लोग को जो है देखना है। ठीक है? तो अब ये सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ से है? तो ये आपका मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से। ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग है, जो भी अभी किसान विकास पत्रिका या पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक ये सब करते हो, वो जो है गवर्नमेंट के पास जो है वो है, उससे डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है गवर्नमेंट करती है। तो ये जो है ऑल ओवर आपका जो है ये बजट है। एक बार ये वाला डॉक्यूमेंट जो है एक-एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़िए, कहीं और मत जाइए। आपका यहाँ पे सारा दिया हुआ है और थोड़ा-सा कोशिश करो लिंक करने का कि अगर ये दिया हुआ है तो क्या है। हाँ, जो इसमें स्कीम्स दी हुई हैं, उसको थोड़ा-सा सर्च करके आपको सही से देखना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज़ इसके साथ अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज़ हो, तो उसमें स्कीम्स वगैरह सब डिस्कस होंगी, तो उसका डिटेल वहीं पता लग जाएगा, सीधे वहाँ पढ़ोगे तो। तो ये सारा हमारा हो गया बजट का। और नेक्स्ट क्लास जो है, अब कोशिश करेंगे कि जो भी बैंकिंग वगैरह का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग जो है
2 तारीख को देख लें, ठीक है? तो अभी तक अगर कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग, कोई भी डाउट है। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही हॉलिस्टिक पूछा है। सर थोड़ा सा डाउट है सर, आपने जो यूनिकॉर्न कंपनीज है उनके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो? देखो, यूनिकॉर्न कंपनी जो होती है ना, तो वो उनका जो है, जो डेफिनेशन होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि जो हमारे स्टार्टअप हैं, है ना? तो उनका कितना जो है, किस बेसिस पे जो है हम उनको मान रहे हैं यूनिकॉर्न है, कि कितना जायंट वो हो गए हैं। तो उसके ज़्यादा डेफिनेशंस में मत जाओ, बस वो ये देखो कि वो कितना चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? सर तो वो ये एमएसएमई का पार्ट हो सकती है यूनिकॉर्न कंपनीज? बेसिकली देखो, मैंने तो जो इकोनॉमिक सर्वे देखा है ना? तो उसमें जो है गवर्नमेंट ने एमएसएमई और जो, क्योंकि यूनिकॉर्न और ये स्टार्टअप, इन सबको अलग-अलग देखा है। ठीक है? तो ये है उसमें। तो ये इससे पिछली बार वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, तो उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है यूनिकॉर्न के बारे में, कि चाइना कैसे जो है यूनिकॉर्न डेवलप कर रहा है ना? जो भी मतलब जो भी तुम्हारी कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप हैं, अ, कैसे 1 बिलियन जो भी उनका, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है टर्नओवर होता है कि क्या होता है, कि 1 बिलियन से ज़्यादा हो गए तो उनको जो है हम लोग ये यूनिकॉर्न वगैरह फिर बोलने लगते हैं। तो मेन चीज़ ये है ना, देखो, जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो यूनिकॉर्न डेवलप हो रही हैं, तो वो कितने दिन तक सस्टेन रह रही हैं वहाँ पे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है उसमें। तो वो तो वैल्यूएशन के हिसाब से हो जाता है, और कई बार वैल्यूएशन जो है, तुम्हें गवर्नमेंट का कुछ और बाकी जगह का कुछ और वैल्यूएशंस दिखेगा। तो ये है तुम्हारा इसके बारे में। और कुछ, और कोई सवाल? I think we should wind up. There is no ठीक है question. सर, Thank you, Ajay sir. ठीक है, Thanks ओके, everyone. थैंक यू सो मच।